एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपसे थोड़ी देर पहले व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे TV9 के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और 10 साल में भारत की जीडीपी डबल हुई है, ये प्रधानमंत्री ने जीडीपी को लेकर अहम बयान दिया है। इस समिट में भारत ने मोनोपोली नहीं मानवता को बढ़ावा दिया। दुनिया भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार कर रही है। दुनिया भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहती है। तो भारत के विकास की तरफ बढ़ते कदम को लेकर प्रधानमंत्री का अहम संबोधन। अभी IMF के नए आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जिसने 10 वर्षों में अपने जीडीपी को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने 2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। जीडीपी का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है, इसका इंपैक्ट देखिए। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। तो प्रधानमंत्री ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र किया और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे WITT में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है, कुछ बड़ी बातों पर एक नजर डालेंगे कि क्या प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 70 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था रहा और मात्र 7 से 8 साल में भारत 5वें नंबर पर पहुंचा। 10 साल में भारत की जीडीपी डबल हुई और जीडीपी डबल मतलब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए। भारत की विदेश नीति का मंत्र इंडिया फर्स्ट है, यह भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। पहले भारत की पॉलिसी थी सबसे समान दूरी बनाकर चलो, आज भारत की पॉलिसी है सबसे समान रूप से करीब रहो। भारत ने मोनोपोली नहीं मानवता को बढ़ावा दिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि भारत के विकास का जो मानवीय पहलू है उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है और यह भी कहा कि भारत का जो अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक अप्रोच है उसको दुनिया स्वीकार कर रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे उनसे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, JK त्रिपाठी पूर्व राजदूत स्टूडियो में मौजूद हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अवधेश जी, जिस बात का जिक्र हम संबोधन के पहले कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसको बहुत स्पष्ट किया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था के विकास की जो सोच है उसको दुनिया स्वीकार कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का आज TV9 नेटवर्क जो भाषण था, जैसा मैंने कहा कि इस परिस्थिति में देश के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाला भाषण था कि देश हमारा जो हमारा सपना है उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने पहला उदाहरण यही दिया कि 70 वर्षों में भारत 11वीं इकोनॉमी हुआ है और उसके बाद आप देखिए कि इतने ही वर्षों में 11 साल से हम हैं, हमारे देश जो है अब 3rd इकोनॉमी बनेगा, 5th से भी हम आगे बढ़ गए हैं, ये विश्वास उन्होंने दिलाया। दूसरी जो बात उन्होंने की, 2047 की तो बात हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसने बताया ही कि कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा जीडीपी डबल हुआ है, यह धीरे धीरे हमारी उस स्थिति में हमको ले जा रहा है कि हम दुनिया के उन देशों की श्रेणी में आने वाले हैं। तो एक विश्वास दिलाया। अब उसके लिए जो उन्होंने होता है कि एक बार तो आपने सिद्धांत दे दिया, कुछ आंकड़े दे दिए, क्या क्या कर रहे हैं। जैसे आज ही उन्होंने चर्चा की कि जैसे भारत ने पहले सोलर सिस्टम के लिए स्वयं पहल की और आज 100 से ज़्यादा देश उसके सदस्य हैं। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वर्ल्ड सिस्टम क्रिएट करने के लिए पहल की और वो हुआ। उसी ढंग से जो दुनिया में इस समय जो भूकंप आया है, तो वर्ल्ड के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बटे, इसके लिए भारत अब एक पहल कर रहा है। आज ही हमने की है कि भाई एक ऐसा सिस्टम हमको बनाना है वर्ल्ड के विषय में। तो पहले अब केवल भारत जो है वर्ल्ड ऑर्डर को देखता नहीं है,
भारत उसके शेप बनाने में भूमिका निभाता है। हम जो है पहले हमारा इक्वी डिस्टेंस की नीति थी कि हम ना उनके साथ हैं ना इक्वी उनके साथ, अब हम इक्वी क्लोजनेस की नीति में चल रहे हैं कि हम सबके साथ समान हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, किसी से हम अलग नहीं है। ये भारत की नीति बनी है और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है कि अब जब हम बोलते हैं चूंकि हम सबके साथ क्लोजनेस की रिश्ता रखते हैं तो हमारी बात उस रूप में सुनी जा रही है। तो ये एक ओवरऑल उन्होंने दिखाया है कि केवल इकोनॉमी के लेवल पर जा रहे हैं, दुनिया के कल्याण के विषय के भारत में सोचते हैं। भारत के परिश्रम से लोग इतने खड़े हुए हैं, इसलिए भारत को दुनिया की महाशक्ति की श्रेणी में आने में कोई हमको इस समय रोक नहीं सकता है। विशेष तौर से आपके टेलीविजन चैनल को और टीवी नेटवर्क को उन्होंने बताया कि आपने जो ये कार्यक्रम होते थे समिट को, उसको चेंज किया है, आपने नई पीढ़ी को लाया है, टाइग्रेस की खोज की है, ये एक नई शुरुआत है, बड़ी जगह की है। तो वैसे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये भी एक बदलाव का ही है कि कैसे हम सोचते हैं तो दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भारत जो सोचता और करता है उसको आने वाले समय में दुनिया फॉलो करेगी, ये दरअसल वो कह रहे थे। इसलिए आज का एक महत्वपूर्ण भाषण उनका ये था और उस भाषण का असर आने वाले समय मुझे लगता है कि देश की युवा पीढ़ी को, जो लोग काम में लग गए हैं, जो उद्यमी है, जो थिंक टैंक है, उनके अंदर थोड़ी बहुत जो निराशा होगी वो छटेगा। अमिताभ जी, जब भारत कि विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी तो वो ये कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट का हमने मंत्र अपनाया। जो थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमने वो बयान भी सुनवाया, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले बराबर दूरी थी, अब बराबर हमारी करीबी बढ़ी है। इसके अलावा बहुत सारे अलायंसेस भारत बना रहा है, मतलब आपदा से निपटने के लिए हम संगठन बना रहे हैं, हम सोलर जो पॉलिसी है उसमें हमने पूरी दुनिया में ग्लोबल नेटवर्क बनाया और इस ऊर्जा के विकास और सहयोग की रूपरेखा बनाई है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये सिर्फ बात ग्लोबली पावर अलायंस की नहीं है कि आप किस ताकतवर मुल्क के साथ हैं, बल्कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बड़े संगठन को बनाने की नीति और सोच की बात प्रधानमंत्री ने कही। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सहयोग एक विदेश नीति का बड़ा हिस्सा है जिसको भारत आगे बढ़ा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सम्मानजनक विश्व चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें न कि सिर्फ शक्ति या इकोनॉमी उसका इंडिकेटर बने, बल्कि एक सम्मानजनक स्थिति में भारत को वो दुनिया में देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में जो स्थिति है वो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, इसमें हर भारतीयों का योगदान है और खासकर जब वो कहते हैं यूथ पावर को टैप किया गया है इसके लिए। और उन्होंने ये भी कहा आगे चलते हुए कि अगर दुनिया में एक स्थान अब भारत को बनाना है तो वो उस सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाए कि वो अपने आप को एसर्ट कर पाए। लेकिन मेरी जो अपेक्षा थी कि इस समय जो प्रधानमंत्री से उनके स्पीच से जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो भारत को इस समय वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कैसे देखते हैं, जो घटनाक्रम हो रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, यूक्रेन को लेके, उसमें भारत कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो अपेक्षा जो थी शायद इस बात से भी स्पष्ट हो गई उनके वक्तव्य से, उनके संबोधन से, कि भारत अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, एक मजबूत पक्ष रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है आज का, उसमें भारत ने अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। अब जब वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ ही है कि जिस तरीके से दुनिया के पावर सेंटर्स बदल रहे हैं उसमें भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। हाँ, नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने बात की, जो अपेक्षा की जा रही थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और पहले भी बताया था जब संबोधन शुरू हुआ था उसके पहले, कि वो बताएं कि भारत का ब्लूप्रिंट क्या होगा। हाँ, ये उन्होंने कहा कि भारत एक सम्मानजनक स्थिति, आर्थिक स्थिति में पहुंच गया है। आने वाले वक्त में भारत को लोग एक रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल स्टेट की तरह देखेंगे, राज्य की तरह देखेंगे। और आने वाला युग जो है वो युवाओं के लिए, और जो भारत में युवा रहते हैं उनके लिए बड़ा आने वाला युग बड़ा अच्छा रहेगा। और उस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही और खासकर भारत की बल पर उन्होंने ये कहा कि भारत अपने बूते, अपने बल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी जगह बना रहा है, जो बिल्कुल सही थी और इसी रूप में अग्रसर भी हो रहा है। और आने वाला युग जो है वो भारत का होगा, अगर इस तरह से उसको इंटरप्रेट। बिल्कुल। और सर, वो उपस्थिति भारत की वैश्विक मंच पर किस
तरह से मजबूत है, शायद वो भी बताने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। देखिए उनका जो अगला जो बयान था वो भी हम आपको सुना रहे हैं इस मंच से, जो उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना के लिए अपनी वैक्सीन बनाई। इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी देशवासियों का भारत में वैक्सीनेशन कराया गया। दुनिया तक वैक्सीन पहुंचाने में भारत ने मदद की। 150 देशों को कोरोना के संकट से भारत ने बाहर निकाला। दुनिया ने ये कोरोना काल में अच्छे से अनुभव किया है। दुनिया को लगता था कि हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में ही कई साल लग जाएंगे, लेकिन भारत ने हर आशंका को गलत साबित किया। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने अपने नागरिकों का तेजी से वैक्सीनेशन कराया और दुनिया के 150 से अधिक देशों तक दवाएं और वैक्सीन भी पहुंचाई। आज दुनिया, और जब दुनिया संकट में थी, तब भारत की ये भावना दुनिया के कोने कोने तक पहुंची कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा तौर तरीका क्या है। त्रिपाठी सर, शायद यही यहां पे शायद वो उत्तर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना भी चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं दुनिया को कि हमारी मजबूत उपस्थिति का नेचर और कैरेक्टर क्या है दुनिया में। हम समस्याएं नहीं पैदा कर रहे हैं, समस्याओं से लड़ने में हम योद्धा की तरह हैं। उन्होंने कोरोना का रेफरेंस दिया जो कि आज की तारीख में हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी बिल्कुल रवि, देखिए प्रधानमंत्री ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि हम जहाँ भी विश्व में कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी संकट की स्थिति आती है, मानवता के ऊपर हम उसका सामना करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे कार्य करते हैं। जैसे कि उन्होंने देखिए कहा कोरोना में हम भी कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इसके बावजूद हमने कोरोना काल में कितने देशों की मदद की, जबकि कई देशों ने और कई कंपनीज़ ने सिर्फ सेलेक्टिव मोड में जाकर के कुछ देशों या कुछ लोगों की मदद की या पैसे भी बनाए बहुत महंगी दवाएं बेच करके। हमने वो नहीं किया, हमने मानवता के आधार पर ये काम किया, क्योंकि ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम का एक पार्ट था। इससे ये जाहिर होता है कि हम किस तरह से दुनिया में निष्प्रिय होकर के, निश्चल होकर के लोगों की मदद करने को तैयार हैं। ये प्रधानमंत्री ने कई चीज़ें कही अपने भाषण में जो कि बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि पिछले 11 साल में क्या क्या हुआ और जो कि बहुत ही सम्मानजनक रूप था। लेकिन मेरी थोड़ी सी अपेक्षा ये थी कि शायद प्रधानमंत्री को आगे का रोड मैप जो है, आगे का ब्लूप्रिंट कुछ विस्तार से बताना चाहिए था कि विदेश नीति में और घरेलू नीति में आगे हम स्पेसिफिकली क्या क्या और करने की योजनाएं बना रहे हैं, जिससे कि हमारा देश एक बहुत बड़े देश के रूप में उभरेगा। वो शायद प्रधानमंत्री यहाँ समय की कमी के कारण नहीं कर पाए होंगे। अमिताभ जी, लेकिन एक चीज जो है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, चूंकि कोरोना की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर हम इसको एक कंपैरिजन की नजर से देखें प्रधानमंत्री के इस बयान को, मतलब दो देश है, एक है चीन और एक है भारत। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में चीन किस रूप में दुनिया भर में देखा गया और भारत किस रूप में देखा गया, वो प्रधानमंत्री ने बताया कि 150 देशों को कोरोना से निकलने में हमने मदद की, उन तक सहायता पहुंचाई। क्या ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण नहीं है कि भारत दुनिया को कैसा देखना और उसमें अपनी भूमिका कैसे तय करना चाहता है? देखिए ये बिल्कुल सही है कि भारत ने अपना योगदान कोरोना के समय में जो किया वो एक मिसाल बन गया पूरी दुनिया के लिए। और कई सारे देश ऐसे थे जिन्होंने भारत को एक बड़े पावर की तरह इसलिए भी देखा कि हम उनको एक्सपोर्ट करते। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हमारे यहाँ उस समय बहुत विकट समस्या थी और कोरोना के जो वैक्सीन थे वो कम पड़ रहे थे, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था बांग्लादेश को कि हम कोरोना का जो वैक्सीन है उनको देंगे, और हमने वो कमिटमेंट फुलफिल किया डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ वो रिक्वायरमेंट था। यही नहीं, भारत ने, आपने देखा होगा कि जब जो क्वाड की जो संरचना हुई थी उस समय सुनामी के समय जो भारत ने साउथ ईस्ट एशिया में जो हेल्प किया था
वो भारत के साउथ ईस्ट एशिया में एक बढ़ते मजबूत आधार की तरह पेश किया गया और क्वाड को आज हम सब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म बन गया है उन राज्यों का। तो भारत की शक्ति शायद इन्हीं सॉफ्ट पावर से बढ़ी है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे क्वाड में हस्तक्षेप हो, चाहे जितने भी आपदाएं आई हैं, विपदाएं आई हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, उनमें भारत का योगदान बहुत रहा है। जैसे त्रिपाठी साहब ने कहा कि तुर्की में हमने बहुत मदद की उनको, और अभी हम इस समय खुद देख रहे हैं कि बर्मा में, म्यांमार में, चीन में ये हो, तो वो हस्तक्षेप होगा। तो भारत का वो सॉफ्ट पावर जहां वो बिना अपनी शक्ति दिखाए, अपनी बातों को बिना बंदूक के सहारे या बिना डिप्लोमेसी के सहारे वो बातें करवा सकता है, लोगों में एक सम्मानजनक स्थिति की तरह भारत को दिखा सकता है, उसकी जरूरत है। जो इस समय भारत उस कसौटी पे बहुत खरा उतर रहा है, और आने वाले दिनों में यही सॉफ्ट पावर जो भारत का है वो दुनिया को दिखाएगा, चाहे वो योग हो जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, चाहे वो कोरोना का जो हम बार बार मेंशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत को एक मजबूत स्थिति में और विश्व बंधु की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। और प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा उसका भी रुख करते हैं। देखिए, TV9 के WITT समिट में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा उन्हें लौटाना पड़ेगा। जनता से लूटे 22,000 करोड़ की वसूली हुई, 1500 से ज्यादा गैर जरूरी कानून खत्म किए गए, और DBT से 3 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाया गया, और साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी भी हटाए गए लिस्ट से। साथियों, ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है। आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। अवधेश जी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस बात को अपने संबोधन में शामिल किया कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाने से न सिर्फ जरूरी लोगों तक पैसा गया, बल्कि जो करप्शन का पैसा था उसकी रिकवरी भी हुई है। इस पूरे बयान को या इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि करप्शन एक ऐसा विषय था, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तब भी वो एक ज्वलंत मुद्दा था, और उसको लेकर अब सरकार के कामकाज का लेखा जोखा वो देश के सामने रख रहे हैं। देखिए, सत्ता शीर्ष का भ्रष्टाचार इस देश में मैं समझता हूं राजनीति का करीब 50 वर्ष, मान लीजिए 50 वर्ष तक सबसे बड़ा मुद्दा रहा, और उसके लिए जबरदस्त संघर्ष हुए। जयप्रकाश आंदोलन को आप देखेंगे तो वही संघर्ष था। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर भी विभाजन के पीछे एक बड़ा कारण था। बड़े बड़े आंदोलन इसमें हुए शीर्ष भ्रष्टाचार पर, क्या करें, लोकपाल लाओ, कैसे लाओ, कोर्ट की टिप्पणियां आती थी, और एक
जब पीएन भगवती सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने तो उन्होंने जो है पीआईएल का एक सिस्टम जनहित याचिका दायर की कि इसके आधार पर हम करेंगे, जनता के काम नहीं हो रहा है। देश में जो हिंसक मूवमेंट शुरू हुए थे वो असल में सत्ता के भ्रष्टाचार के ही विरुद्ध था। सत्ता का मतलब सरकार में मंत्री नहीं होता है, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उस पर आंकड़े का तो बात है, लेकिन कम से कम अब पिछले 10-11 सालों में सत्ता शीर्ष का भ्रष्टाचार उस रूप में राजनीति का मुख्य मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष भी आरोप लगाता है लेकिन उस रूप में मुख्य मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा कुछ होता ही नहीं था लंबे समय तक भारत में। 2 मुद्दे हम लोगों ने देखे हैं, राजनीति का अपराधीकरण कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और फिर सत्ता का भ्रष्टाचार, भ्रष्टीकरण। जो ये 2 थे बड़े, उसके लिए कितनी बहस होती थी। जब आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ था 1997 में, तो जो संसद का विशेष सत्र था इस पर एक दिन पूरा केंद्रित था इस पर कि इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि राजनीति के प्रति लोगों की वितृष्णा बढ़ रही है, लोकतंत्र में अविश्वास पैदा हो रहा है और एक से एक भ्रष्टाचारी राजनीति का लाभ उठा रहे हैं। तो अब जो उन्होंने ये कहा है उसमें देखिए कहां से होता था कि अगर आपको आपके जैसे आपको सरकार की ओर से घर मिलना है या सरकार की ओर से आपको पेंशन मिलना है, तो पेंशन के लिए आपको जाके साइन करना है। साइन करेंगे वहाँ बैठे हुए, फिर वहाँ से या तो कैश मिल रहा है आपको या फिर आपको चेक, तो बाद में से सिस्टम शुरू हुआ है, उतने बैंक नहीं थे हमारे यहाँ, फिर वही आपको नगद दे देना है। किसी कोऑपरेटिव बैंक से, बैंकों से आपने लोन लिया मान लीजिए, तो लोन ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ जाते हैं, साइन कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कोऑपरेटिव बैंक में, आपको आश्चर्य होगा कि आपके खाते भी खुलवाने की जरूरत बहुत नहीं होती थी। आप जाते थे गांव के लोग और 2000-2200 कैसे भैंस खरीदने के लिए पैसे हाथ में दिए जाते थे। वहाँ मैनेजर साहब का आदमी खड़ा रहता था कि 10% 15% दे दीजिए। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसका असर तो हुआ है देश में, ये तो मैं नहीं मानूंगा असर हुआ है। दूसरा क्या हुआ है कि अब शीर्ष स्तर के जो बड़े भ्रष्टाचार हमारे देश में दिखते थे उसके लिए जो ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ किया है, जो ऑल लेवल पर टेंडर के सिस्टम हमारे देश में बदले हैं, जो 1500 कानून समाप्त तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मौजूदा सरकार ने तकनीक का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया इस सिस्टम के अंदर जो सिस्टमिक करप्शन था उसको दूर करने के लिए? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एग्जाम्पल के तौर पर आने वाले समय में देखा जाएगा कि उन्होंने इस चीज का प्रयोग सिस्टम को दुरुस्त करने में किया? देखिए, आधार कार्ड की प्लानिंग जो थी वो शुरू हो गया था 2011 के जनगणना के समय, हम लोगों का फोटो लिया गया था, लेकिन उस आधार कार्ड का उपयोग क्या हो ये यूपीए सरकार के समझ में नहीं आया था। लेकिन अब चूंकि आपके पास विजन होता है, जब नरेंद्र मोदी आए थे, आपको अगर याद है, तो खड़ा होकर मोबाइल की बात करते थे। हम लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि ये मोबाइल पर क्यों कर रहे हैं, कि हमको अच्छा लगता है सुन के, एक बार मोबाइल हो, इसमें ऐसे करो, तुम्हारा पैसा ट्रांसफर, तुमको ये मिल जाएगा। तो लोगों को भाषण में प्रधानमंत्री अगर मोबाइल का उपयोग करते हुए सरकारी लाभ तक पहुंचना, भ्रष्टाचार की सूचना कैसे दो, माई गवर्नमेंट मेरा ऐप है, नरेंद्र मोदी ऐप है, मैं आपके सामने लगातार उपस्थित हूँ, पीएम ऐप है, आप जो है लगातार हमको बता सकते हैं, अपने यहाँ की सड़कों का फोटो लेके भेजिए अगर भ्रष्टाचार है तो। वो लोगों में एक चेतना जगी, वो व्यवहारिक चीजें थी और वो मंचों पर खड़ा होकर चुनाव की सभाओं में ये भाषण देते थे, तो उससे एक जागरण हुआ। और जब वो भीम ऐप आया था तो मैं स्वयं बता रहा हूं, मुझे ही बड़ा लग रहा था कि इससे देश का खर्च बढ़ेगा, कंज्यूमरिज्म बढ़ जाएगा भारत का, लोग पैसा बैंक से निकाल के लाते हैं तो थोड़ा बचा के खर्च करते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर भीम ऐप नहीं होता तो भारत के साथ हम लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाती। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी का आम जनता को नहीं, सुनिए, आम कोरोना के समय बहुत मदद मिली, आम जनता को लोकतांत्रिक अधिकार से अवगत ही नहीं कराना, उसको महसूस कराना, ठीक है, कि आपके अधिकार है, आपके अधिकार को उन तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार कम करना, सत्ता के प्रति जागरूक करना, आप सीधे जो है सत्ता शीर्ष से जुड़े होना, ये सब बातें इन्होंने अद्भुत रूप से किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इन सारी बातों का जिक्र किया। और देखिए, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा का भी जिक्र किया। म्यांमार भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत ने संगठन बनाया। भारत ने CDRI नाम से वैश्विक संगठन बनाने की पहल की। आपदा से निपटने के लिए हर देश मिलकर काम करे, यह आह्वान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, अब टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री के बारे में जो बात हम कर रहे थे, देखिए उसका एक एग्जाम्पल भी TV9 के इस मंच पर उन्होंने दिया। कितने अवेयर और उस विषय को तुरंत उन्होंने अपने अगले ही कार्यक्रम में उठाया। मतलब आज भूकंप की खबरें हम दिन भर चलाते रहे, न सिर्फ उन देशों तक राहत का आश्वासन और राहत के हाथ बढ़ाए, बल्कि उसको लेकर भारत की वैश्विक सोच क्या है, यह भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। नहीं, देखिए, भारत एक बात पे तो बहुत स्पष्ट है कि दुनिया में जितनी भी विपदाएं होंगी उनमें वो असिस्टेंस देगा। और भारत ने ये भी स्टैंड बहुत पहले क्लियर किया था कि जब तक जरूरत नहीं हो हम किसी से आपदाओं में मदद नहीं लेंगे। लेकिन इस समय जो म्यांमार में हुआ, जो विपदाएं हुई है, जो और निकटवर्ती राज्यों में जो हुई है, उसको लेकर जो एक संशय बना हुआ था कि अगर इस रीजन में चीन का इंटरवेंशन अगर ज़्यादा होगा, हस्तक्षेप होगा और मानवीय इसमें, तो भारत क्या करेगा। भारत ने अपनी नीति स्पष्ट सुनामी के समय ही कर दी थी और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा था। और भारत की जो उस समय जो पावर थी उसका रिफ्लेक्शन भी था कि सुनामी के समय हमने बहुत मदद किया। नहीं, लेकिन आपदा के मामलों में जो ग्लोबल साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, इस मामले में भारत का अप्रोच और प्रॉम्प्टनेस, क्या आप मानते हैं वो काफी बढ़ा है पहले से? भारत का इंटरेस्ट बढ़ा है? भारत जो प्रॉम्प्ट रिएक्ट करता है, चाहे वो रिसोर्स या मदद करने की बात हो, या पर उस पर रिएक्ट करने की बात हो, या अपनी भूमिका वहां फिक्स करने की बात हो। देखिए, भारत ने इंटरनली प्राकृतिक आपदाओं पर जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं, या तो ह्यूमन इंटरवेंशन से या साइंटिफिक इंटरवेंशन से किया है, NDRF SDRF बना के, और एक्सटर्नली भी बाह्य रूप से भी जितनी मदद करना होता है वो करता है। और इसका हमने एग्जाम्पल तुर्की में बड़ा स्पष्ट देखा था हाल के दिनों में। और इसी तरह का कोई इंटरवेंशन अब म्यांमार में, थाईलैंड में भी भारत द्वारा किया जाएगा, ये तो निश्चित है, चाहे वो मांगे या उनकी अपेक्षा रहे ना रहे। और इन चीज़ों में भारत ने अपने आप को एक तरह से डेवलप किया है, चाहे वो खोजी दस्ते हो, चाहे वो कुत्तों का वो ग्रुप हो जो सेंस करता है कि कितने लोग दबे हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्सकेवेटर्स हो या मशीनों का इंटरवेंशन हो, इसमें भारत बहुत प्रगति किया है। और इसलिए भी प्रगति नहीं किया है कि वो दुनिया को मदद करे, ऑब्वियसली दुनिया मदद के लिए भी है। भारत अपने जो जितने भी प्राकृतिक विपदाओं हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको भी अपने फेवर में लेने के लिए ये सारी चीज़ें की है। तो भारत का इस समय जो और जितना प्रॉम्प्ट रिस्पांस प्राइम मिनिस्टर का आया, ऐसे समय में जब वो शायद उनका प्री प्लान्ड स्पीच होगा, उसमें वो इंटरवेंशन एक बहुत बड़ा मैसेजिंग देता है उन राज्यों के लिए और खासकर विदेशी जनता के लिए कि ये भारत प्रिपेयर्ड रहता है इन सब चीजों के लिए, तो जब भी इसकी जरूरत पड़े तो वो इंटरवीन कर सकता है। ये एक जरूर मैसेज आ रहा है कि रेडी मोड में हम रहते हैं त्रिपाठी सर। लेकिन वैश्विक स्तर पर देखिए, नीतियों की बात करते हैं, विदेश नीति, आपदा में भारत की बढ़ती भूमिका, ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? और थोड़ी देर पहले जैसा कि अमिताभ सर भी जिक्र कर रहे थे कि चीन का इंटरवेंशन कुछ खास पड़ोसी देशों में न हो, ये भी भारत की नजर में हो। और आपदा एक ऐसा समय है जिसमें भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए रवि, चीन का इंटरवेंशन जो है वो तो सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी कंसर्न ये हो जाता है कि कहीं भी अगर आपदा आई है तो भारत किस तरह से आगे बढ़ करके उसमें काम करता है। को याद होगा 2004-05 में सुनामी आई थी, उसके बाद देखिए कोरोना में भारत ने कितना काम किया। अपने यहाँ वैक्सीन्स की कमी होते हुए भी दूसरे देशों में वैक्सीन प्रोवाइड की। उसके बाद देखिए नेपाल में, उसके पहले नेपाल में जब भूकंप आया था
तो भारत फर्स्ट रिलीफ प्रोवाइडर था। तुर्की में आया था, सीरिया में आया था तो भारत फर्स्ट रिलीफ प्रोवाइडर है। अभी प्राकृतिक आपदा नहीं, जो मानवीय आपदा आई थी श्रीलंका में, जब पैसों की कमी हो गई थी, जब खाने पीने की कमी थी, भारत ने वहाँ इंटरवीन किया था। यहाँ भी देखिए भारत एकदम तुरंत बिना शर्त के तैयार हो जाता है सहायता करने के लिए। ये देखे बिना कि इस देश का हमारे प्रति क्या रुख या क्या रवैया रहा है। आपको याद होगा कि कोरोना में हमने पाकिस्तान को भी पेशकश की थी दवाई भेजने की, हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि हम आपसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम सार्क के थ्रू लेंगे। हमने सार्क के थ्रू बनाया और दिया। तो ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम दूसरे देशों को मदद करने के लिए वो भी बिना, यानी जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी है, जो वैश्विक हमारी मजबूत उपस्थिति में है, उसमें मानवता का पक्ष हमारा एक ऐसा पक्ष है जो सबसे ऊपर है और वो दुनिया भी इसे अब स्वीकार कर रही है। और देखिए TV9 का समिट देश की भलाई के लिए, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। TV9 के समिट का जिक्र किया उन्होंने और TV9 ने देश को दिशा दिखाई, ये पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा। समिट के लिए TV9 को विशेष बधाई। पीएम ने TV9 के स्पोर्ट्स अभियान की तारीफ की। TV9 ने भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं TV9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से 5 स्टार होटल के कमरे में वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। TV9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल पेश किया है, 2 साल के भीतर भीतर देख लेना सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। यानी TV9 थिंक्स टुडे, वो भाग्यों के लिए रास्ता खोल देगा। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपकी पूरी टीम को। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस इवेंट को एक मीडिया हाउस की भलाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए आपने उसकी रचना की। 50,000 से ज्यादा नौजवानों के साथ एक मिशन मोड में बातचीत करना, उनको जोड़ना, उनको मिशन से साथ जोड़ना और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होकर के आए उनकी आगे की ट्रेनिंग की चिंता करना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत काम है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। तो TV9 का यह समिट भारत मंडपम में हो रहा है, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और साथ ही TV9 की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए स्पोर्ट्स को लेकर, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।